सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बहुत ज्यादा टफ लग रहा है आपको। आज अभिषेक भैया लाए हैं आप सबके लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का वन शॉट। आज होने वाला है बेटा पार्ट ए। और पार्ट ए और पार्ट बी तुमने देख लिया तो मैं ये गारंटी से बोल रहा हूं, मैं ये डंके की चोट पे बोल रहा हूं, तुम्हारा 15 मार्क्स जो है वो मैं सिक्योर करा के दूंगा। ये जो 15 मार्क्स है तुम्हारा वो सिक्योर करा के दूंगा, बिकॉज अभिषेक भैया तुम्हारे लिए रात के 3 बजे तक नोट्स लिखे हैं। आज आज तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आसान बन जाए, इसी वजह से नोट्स लिखना पड़ा अभिषेक भैया को। और लिखे हैं अभिषेक भैया, ऐसा ऐसा कंसेप्ट लाए हैं जिसको बहुत इजी वे में तुम्हारे दिमाग में मैं इंस्टॉल करा दूंगा। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैं आपके दिमाग में इंस्टॉल करा दूंगा दोस्त। सबसे पहले बैकग्राउंड का बारे में बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में करेंगे क्या क्या, आखिर करना क्या क्या है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में श्योर शॉर्ट 15 मार्क्स का सम आएगा दोस्त। और आज पार्ट ए होने वाला है, कल पार्ट बी होने वाला है। दोनों पार्ट को अटेंड करना पड़ेगा अगर 15 मार्क्स चाहिए। अगर सीयू एग्जाम में 15 मार्क्स चाहिए, 15 में से एटलीस्ट 12 चाहिए। एटलीस्ट इतना कैपेबल बनना है कि सम्स को अटेम्प्ट कर पाए। तो दोस्तों आप लोगों को ये 2 लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। 2 लेक्चर्स अगर देख लेते हो तो मैं गारंटी देके बोलता हूं, मैं ये एश्योरिटी देके बोलता हूं, डंकी की चोट पे बोलता हूं कि तुमको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ए टू जेड समझ में आ जाएगा। और एक बात कि कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है। ये डिस्क्लेमर है, बिकॉज मैं भी एक इंसान हूं, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही सकता है। तो माफ कीजिएगा अगर थोड़ा बहुत हो जाए, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आपका रहेगा तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक को गोली मारिए, लेकिन होने का चांसेस नहीं है, बिकॉज मैं पूरा का पूरा तैयारी करके आया हूं दोस्त। और आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाने वाला हूं। अभिषेक भैया है आपके साथ अभी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा बैकग्राउंड के बारे में कि आखिरकार अभिषेक भैया आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में पढ़ाओगे तो क्या पढ़ाओगे, पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, आखिरकार पढ़ाओगे तो क्या पढ़ाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सबको पढ़ाऊंगा नहीं, लिखवाऊंगा। कॉपी निकाल लो एक। ए टू जेड मैं आप सबको लिखवाने वाला हूं, लिखवा लिखवा के कराने वाला हूं। चाहे मेरे को 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, तुम बैठ के लिखोगे मेरे साथ, ठीक है। तुम बैठ के मेरे साथ लिखोगे, लिख लिख के करोगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है क्या, इंट्रोड्यूस करूंगा, इंट्रोडक्शन लिखवाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा आप लोगों को। लिखवा दूंगा पहले, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यह बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किए जाते हैं, कितने सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बेटा हम लोग फॉर्मेट सीखेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तुम कैसे बना सकते हो। जिस पे जिस 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 फॉर्मेट पे आप लोग को 15 मार्क्स मिलेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप आखिरकार बना सकते हो तो कैसे बना सकते हो। इसके बाद हम लोग ये बताएंगे कि किस तरीके से आप ये प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे पीएल अकाउंट में, किस तरीके से आप कैसे प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करोगे पीएल अकाउंट में, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशंस है, सब चीज के बारे में बताऊंगा। इसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट क्या होता है, जो कि बेटा ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, लीस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को बताऊंगा WIP अकाउंट के बारे में। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट सम्स, जितने भी इंपॉर्टेंट सम है, जितना भी इंपॉर्टेंट सम, सारा का सारा इंपॉर्टेंट सम्स मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में करवाने वाला हूं। तो भाई टाइम वेस्ट मत करो और सुनो आज का जो लाइक टारगेट है। लाइक टारगेट बेटा 1K लाइक टारगेट है आज का। आज का लाइक टारगेट जो है वो 1000 है, बिकॉज अभिषेक भैया आप सबके लिए रात के 3 बजे तक नोट्स को प्रिपेयर किए हैं, आप सबके आसानी के लिए, कि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। मैंने ये नोट्स को रात के 3 बजे तक प्रिपेयर किए हैं, उसके बाद मैं आया हूं यहां पे। तो दोस्तों अगर कोई मेहनत कर रहा है आप सबके लिए, अगर कोई जी जान से मेहनत कर रहा है कुछ कुछ आपको समझाने के लिए, तो आप वो चीज पूरा करो। आप कम से कम 1K लाइक्स जरूर पूरा करना। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉपी निकाल लो, एक नया नया कॉपी निकाल लो। सबसे पहले लिखेंगे, हर चीज को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे। लिखेंगे समझेंगे, लिखेंगे समझेंगे। तो पहला वाला पॉइंट दो, इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन देखिए फटाफट से। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए, उसके बाद समझाते हैं। लिखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये मैंने नोट्स बनाए हैं, अपने नोट्स से ही मैं लिख रहा हूं, ठीक है। लिखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज ए कॉस्टिंग, इज ए कॉस्टिंग मेथड। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज ए कॉस्टिंग मेथड
Contract costing is a costing method used by used by used by construction used by construction used by construction business। मतलब ये कॉस्टिंग को कौन यूज करता है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है उसको कौन यूज करता है? कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। टू डिटरमाइन its total cost its total cost its total cost। ठीक है। it means the company it means full stop it means the company लिखिए भाई लिखिए, it means the company engaged in construction of road, bridges, dams, ठीक है, डैम्स एक्सेट्रा। shall follow this costing method shall follow this costing method सो दोस्त हम लोग ये समझाने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोलते किसको है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को कौन यूज करता है? कंस्ट्रक्शन बिजनेस में यूज होता है। ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, आप ये देखोगे कि एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, आप रियल लाइफ में देखोगे कि एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, प्यारा प्यारा सा कॉन्ट्रैक्टर होता है। ठीक है। वो क्या करता है? वो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट लेता है, वो ब्रिज बनाने का, रोड बनाने का, घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट 10-10 साल तक चलता रहता है। वो कॉन्ट्रैक्ट बेटा 10-10 साल तक आपके चलते रहते हैं। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट 10 साल तक चल रहा है, उसका जो पैसा हुआ है, उसका जो खर्चा हुआ है बेटा, तो वो तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। वो कॉन्ट्रैक्टर अपना खर्चा कैसे रिकॉर्ड करेगा? खर्चा रिकॉर्ड करने के लिए ये कॉस्टिंग मेथड को फॉलो करते हैं, उसका नाम है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये जो कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं वो अपना खर्चा रिकॉर्ड करने के लिए कि भैया 10 साल से 20 साल से 30 साल से जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, रोड बन रहा है, डैम बन रहा है, ब्रिजेस बन रहा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसका हर साल का तो अलग अलग खर्चा है ना। एक साल में मान लीजिए 5 लाख खर्चा है या 6 लाख खर्चा है, तो वो खर्चा को कौन से मेथड से दिखाएगा वो? तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को इसलिए फॉलो करता है ताकि कंस्ट्रक्शन बिजनेस का जो खर्चा है वो दिखा पाए। कितना पूरा खर्चा लगा पूरा साल में एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना खर्चा लगा वो दिखाने के लिए बेटा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक कॉस्टिंग मेथड है जिसको कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए यूज किया जाता है ताकि वो लोग अपना पूरा टोटल खर्चा निकाल पाए कि रोड जो बनता है, ब्रिजेस बनता है, डैम बनता है, तो वो बनने में कितना साल लगा, और साल तो लगा छोड़ो, यानी एक साल का खर्चा कितना है उसको कोई ना कोई मेथड से निकालना पड़ेगा ना। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के मेथड से निकालते हैं उसको, चलिए अब नेक्स्ट लिखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। लिखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको सम्स में यूज पढ़ेंगे, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हेल्प करता है दोस्तों? सबसे पहला जो टर्म है वो है वर्क सर्टिफाइड। अब वर्क सर्टिफाइड मतलब क्या होता है? सुनो जरा ध्यान से। एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, एक होता है बेटा कॉन्ट्रैक्टर। सुनो। एक होता है कॉन्ट्रैक्टर। ये बताओ कॉन्ट्रैक्टर को काम कौन देगा? कॉन्ट्रैक्टर से काम कौन देगा सर? एक होता है कॉन्ट्रैक्टी। ये जो कॉन्ट्रैक्टी है ना बेटा, ये कॉन्ट्रैक्टर को काम देता है कि तुम्हारा ये काम है, ये काम तुमको करना है। कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को काम देता है। ठीक है। मान लो कॉन्ट्रैक्टी ने 10 लाख का काम दिया, उसमें से कॉन्ट्रैक्टर ने 7 लाख का काम किया है और बाकी का 3 लाख का काम नहीं किया है। 7 लाख का काम कर दिया है लेकिन 3 लाख का काम नहीं किया है। तो जो काम किया है ना
उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। मतलब 7 लाख का तो काम किया है ना, 7 लाख का जो काम किया है उसको बोलते हैं दोस्तों वर्क सर्टिफाइड। इतना काम हो चुका है, इतना काम वेरीफाई हो चुका है, कॉन्ट्रैक्टी ने वेरीफाई कर लिया है कि 7 लाख का जो है काम वो हो चुका है, और 3 लाख का काम अभी भी नहीं हुआ है, 3 लाख का काम अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है, उसको बोलेंगे वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्टी आता है और वेरीफाई करता है, कॉन्ट्रैक्टी अगर आया और वेरीफाई किया कि कितने का काम हुआ है, हम तो आपको 10 लाख का काम दिए थे लेकिन कितने का काम हुआ है अभी तक, तो कॉन्ट्रैक्टी ने देखा कि 7 लाख का काम हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्टी ने ये मंजूरी दे दिया, ये वेरीफाई कर लिया कि 7 लाख का काम हो रहा है, तो इसको बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड। और बेटा जो 3 लाख का काम नहीं हुआ है, 3 लाख का जो काम नहीं हुआ है, 3 लाख का जो काम नहीं हुआ, 3 लाख का काम नहीं जो किया है, उसको बोलेंगे वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड क्या बोलेंगे उसको, वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं फटाफट से, आइए इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, एकदम डिटेल में करना है भाई, एकदम डिटेल में। आइए लिखिए, इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, देखिए इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस द कॉन्ट्रैक्टर, द कॉन्ट्रैक्टर, द कॉन्ट्रैक्टर shall take a contract, shall take a contract, shall take a contract, shall take a contract for construction, for construction, for construction on behalf of, on behalf of, on behalf of contractee, on behalf of contractee। लिखिए भाई फटाफट से, on behalf of contractee। Here the work completed by the contractor, लिखिए here the वर्क कंप्लीटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, जितना वो काम कंप्लीट किया है उसको अगर वेरीफाई कर लिया है कॉन्ट्रैक्टी ने, उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। तुमने काम कंप्लीट कर लिया है और उसका वेरिफिकेशन भी हो चुका है, उसको बोलते हैं दोस्तों वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, तो हियर द वर्क कंप्लीटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, हियर द वर्क कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, बाय कॉन्ट्रैक्टर, बाय कॉन्ट्रैक्टर एंड सर्टिफाइड, एंड सर्टिफाइड। भाई तूने काम भी कंप्लीट किया और कॉन्ट्रैक्टी ने सर्टिफाई भी कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया। मान ले तूने भाई 7 लाख का काम कंप्लीट कर लिया और कॉन्ट्रैक्टी बोल दिया कि हाँ भाई तूने 7 लाख का काम कंप्लीट किया है, उसको बोलते हैं दोस्तों वर्क सर्टिफाइड, उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, मैंने मान ले 10 लाख का काम कंप्लीट किया है लेकिन कॉन्ट्रैक्टी आया बोला कि अरे आप तो क्लेम कर रहे थे भैया 10 लाख का काम कंप्लीट किए, आप तो सिर्फ 7 लाख का ही काम कंप्लीट किए हैं, बाकी का 3 लाख का काम अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको बोलेंगे, वो 3 लाख को बोलेंगे वर्क अनसर्टिफाइड और वो 7 लाख को बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड। जब कॉन्ट्रैक्टी ये कंफर्मेशन देता है, जब कॉन्ट्रैक्टी ये कंफर्मेशन दे देता है कि हाँ भाई 7 लाख का काम कंप्लीट हो चुका है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, हियर द वर्क कंप्लीटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एंड certified, and certified, and certified by the contractee, by the contractee, by the contractee। ठीक है, by the contractee is called work certified, is called work certified, work certified, certified। अब ये पढ़ेंगे कि वर्क सर्टिफाइड वैल्यू किस प्राइस पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे होता है। याद रखना, वर्क सर्टिफाइड जो वैल्यू है वो किस प्राइस पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइड पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे। ठीक है, लिखिए, लिखिए द वर्क सर्टिफाइड, द वर्क सर्टिफाइड, द वर्क सर्टिफाइड इज वैल्यूड, इज वैल्यूड एट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। हमेशा वर्क सर्टिफाइड जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे वैल्यू होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे वैल्यू होगा, और वर्क अनसर्टिफाइड जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू होगा। लिखवाएंगे आपको, लिखवाएंगे, आप इतना टेंशन मत लो। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए वर्क अनसर्टिफाइड, लिखिए नेक्स्ट, बी लिखिए, बी वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड
अब बताएंगे आप लोगों को कि वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, जरा सुनिए आप लोग कि द पोर्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड द पोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड द पोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टर द पोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टर बट नॉट अप्रूव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टी। अरे काम तो मैंने कर लिया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टी ने अप्रूव ही नहीं किया। कॉन्ट्रैक्टी ने बोला नहीं नहीं, आप 3 लाख का काम अच्छे से नहीं किए। आप बोल रहे थे कि काम अच्छे से किए हो, लेकिन आपका 3 लाख का काम जो है वो अच्छे से नहीं हुआ है, सिर्फ 7 लाख का काम अच्छे से हुआ है। तो मैंने काम कंप्लीट कर लिया बेटा, लेकिन अप्रूव नहीं किया है अभी तक कॉन्ट्रैक्टी ने। ठीक है, अप्रूव नहीं किया है, उसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, सो द पोर्शन ऑफ द वर्क सर्टिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टर बट not approved by the contractee but not approved by the contractee इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। इट इज कॉल्ड वर्क अनसर्टिफाइड। और ये किस प्राइस पे वैल्यू होता है सर? ये किस प्राइस पे वैल्यू होता है? ये कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू होता है। वर्क अनसर्टिफाइड जो है ना, ये कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू होता है। ये कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू होता है। ठीक है, सो दिस इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। ये हमेशा याद रखिएगा, ये कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू रहता है। ठीक है, क्लियर है आपको? इसके बाद वाला कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, रिटेंशन मनी क्या होता है। रिटेंशन मनी क्या होता है? रिटेंशन मनी का कंसेप्ट हमको समझाने दीजिए पहले। देखिए यहां पे रिटेंशन मनी। अच्छा सुनो, हमने मान लीजिए हमने 7 लाख का काम कंप्लीट किया था ना, और ये अप्रूव भी हो चुका था। हमने 7 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया और ये अप्रूव भी हो चुका। अब जब कॉन्ट्रैक्टी आया मेरे पास, बोला कि 7 लाख का काम कंप्लीट कर लिया तुम। मैं बोला हाँ ठीक है, तो उसको अप्रूव भी कर दिया। हाँ, ओके, हमने पूरा चेक कर लिया, तूने 7 लाख का काम कंप्लीट कर लिया। उसने मेरे को अप्रूव कर दिया। कि हाँ भाई तूने 7 लाख का काम कंप्लीट किया है। लेकिन पता है, वो जाते समय मेरे को 6 लाख ही दिया। बोला कि 1 लाख हम रिटेन करेंगे, 1 लाख हम अपने पास रखेंगे। क्यों सर? क्यों? अगर मान ले मेरे को 7 लाख वो दे देता है, तो मैं भाग नहीं जाऊं? अगर कॉन्ट्रैक्टी मेरे को 7 लाख का 7 लाख ही दे देगा तो मैं भाई तुरंत के तुरंत मैं भाग जाऊंगा। मेरे को वो 6 लाख ही देगा, उसमें मेरे को बोलेगा कि 1 लाख मेरे पास जमा रहेगा। बिकॉज तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम भाग जाएगा। ठीक है, 7 लाख का काम तुम्हारा हो गया, अप्रूव भी कर दिया, लेकिन 7 लाख तुमको मिलेगा नहीं। मिलेगा तुमको 6 लाख ही, मिलेगा तुमको 90% ही, 100% तुमको पैसा नहीं मिलेगा। 10% अपने पास रखेगा कि तुम भाग ना जाओ। अगर भाग जाओगे तो क्या होगा? तुम भाग ना जाओ, सीधा सा बात है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। जब कॉन्ट्रैक्टी कुछ पैसा रिटेन करता है अपने पास, जब कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर का कुछ पैसा रिटेन करता है, उसको क्या बोलते हैं? रिटेंशन मनी। लिखिए, इसके बारे में लिखिए फटाफट से। सारा कंसेप्ट एकदम मक्खन कर देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो आप लोग। लिखिए, इट इज ए क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विथ कॉन्ट्रैक्टर्स। इसका एग्रीमेंट पहले से बना हुआ रहता है। ठीक है, इसका एग्रीमेंट पहले से बना हुआ रहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, होने दो काम, लेकिन हम तुमको सिर्फ 90% पैसा देंगे। हम तुम्हारा 10% पैसा रखे रहेंगे जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट नहीं होता है। इट इज ए क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विथ कॉन्ट्रैक्टर। द contractee
has the power, the contractee has the power to retain some portion of cash. तो कॉन्ट्रैक्टी के पास ये पावर है, कॉन्ट्रैक्टी के पास ये पावर है कि कुछ पैसा रिटेन कर ले, कुछ पैसा रिटेन कर ले. द कॉन्ट्रैक्टी हैज द पावर टू रिटेन सम पोर्शन ऑफ कैश, टू रिटेन some portion of cash, some portion of cash in respect of work certified. क्लियर है इतना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन मनी. देखिए फॉर एग्जाम्पल भी करवाएंगे, रुकिए ना. फॉर एग्जाम्पल if retention money is 10%. अगर मान लीजिए रिटेंशन मनी सिर्फ 10% है तो कैश रिसीव्ड कितना है? 90%. अगर 1 लाख में से 10% रिटेन कर लिया तो कितना मिलेगा तुमको? 1 लाख में से 10% रिटेन कर लिया कॉन्ट्रैक्टी ने अपने पास रख लिया, जब्त रख लिया, बोला कि नहीं तुम भाग जाएगा. 1 लाख में से 10% रख लिया तो कितना मिलेगा? 90,000 मिलेगा. यानी आपको 90% मिलेगा. ठीक है. इट मीन्स कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी. इट मीन्स कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी is equals to 90% of work certified. 90% of work certified. इसका मतलब क्या है कि 90% of work certified आपको मिल रहा है. ठीक है, 90% of work certified आपको मिल रहा है. ठीक है, क्लियर है? ओके. आप ये बोलोगे कि 90% इंटू वर्क सर्टिफाइड तो आप निकाल दोगे. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब और एक चीज है. इसका मतलब अगर आपको कैश रिसीप्ट निकालना हो तो कैसे निकालोगे? 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड. ठीक है, 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड. अगर आपको वर्क सर्टिफाइड निकालना हो, अगर आपको मान लीजिए वर्क सर्टिफाइड निकालना हो, अगर आपको वर्क सर्टिफाइड ही नहीं पता है तो वर्क सर्टिफाइड कैसे निकाल सकोगे? तो लिखो, फॉर्मूला लिखो. वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल्स टू वर्क सर्टिफाइड. मान लीजिए अगर आपको नहीं दिया हुआ है और कैश रिसिप्ट देके रखा है, कैश रिसिप्ट अगर आपको देके रखा है, वर्क सर्टिफाइड आपको नहीं मान लीजिए देके रखा है, तो क्या करोगे बताइए? तो आप करोगे कैश रिसिप्ट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रिटेंशन मनी, डिवाइडेड बाय 100 माइनस रिटेंशन मनी इंटू 100. ठीक है. इसके ऊपर एक एग्जांपल करें. अगर मान लीजिए कैश रिसिप्ट दिया हुआ है, वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकाले? कैश रिसिप्ट बाय 100 माइनस रिटेंशन मनी इंटू 100 कर दीजिएगा. ठीक है. अगर मान लीजिए वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है लेकिन कैश रिसिप्ट नहीं दिया हुआ, तो कैश रिसिप्ट इज इक्वल्स टू 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, चलिए आइए एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल करते हैं. देखिए एग्जाम्पल करते हैं. आपका वर्क सर्टिफाइड है 1 लाख. आपका वर्क सर्टिफाइड है बेटा 1 लाख और आपका रिटेंशन मनी है. सुनिए, आपका रिटेंशन मनी है. मान लीजिए आपका वर्क सर्टिफाइड है 1 लाख और आपका रिटेंशन मनी है वो जो है 10% है. 10%. तो ये बताओ कि कैश रिसीव्ड कितना होगा? कैश रिसीव्ड, तो ये फॉर्मूला को पुट कीजिए. तो कैश रिसीव्ड इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 90%. अगर मान लो रिटेंशन मनी अगर मान लो 10% है, रिटेंशन मनी अगर 10% है तो मिला कितना? 90% मिला. ठीक है. अगर मान लो रिटेंशन मनी अगर 10% है तो मिला कितना? 90% मिला. तो 1 लाख इंटू 90% कितना? 90,000. ठीक है, 90,000. ओके, क्लियर है इतना? चलिए आइए अब और एक एग्जांपल लिखिए. और एक एग्जांपल लिखिए. एग्जांपल नंबर 2. अगर मान लीजिए आपका कैश रिसीव्ड जो है वो दिया हुआ है 8,10,000.
अगर आपको कैश रिसिप्ट दिया हुआ है 8,10,000, अगर आपको रिटेंशन मनी दिया हुआ है, रिटेंशन मनी दिया हुआ है, रिटेंशन मनी मान लीजिए दिया हुआ है 10%, ठीक है, आपको निकालना है बेटा वर्क सर्टिफाइड। तो इसका भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, इसका भी फॉर्मूला अभी अभी लिखवाया है। तो वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू व्हाट? वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय 100 माइनस रिटेंशन, 100 माइनस रिटेंशन मनी इंटू 100। ऐसा था ना? सही था ना भाई? कैश रिसिप्ट डिवाइड बाय 100 माइनस रिटेंशन मनी इंटू 100, ऐसा ऐसा था ना? ये बताओ कैश रिसिप्ट कितना है? कैश रिसिप्ट है सर 8,10,000। 100 रिटेंशन मनी क्या है? रिटेंशन मनी कितना रिटेन हुआ है? रिटेंशन कितना है? रिटेंशन 10 इंटू 100, ठीक है। चलो फॉर्मूले में जस्ट पुट करना है, फॉर्मूले में जस्ट पुट करना है, और कुछ नहीं करना है आप लोग को, जस्ट इतना ही। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 8,10,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100। इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से, इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से, फटाफट से जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। कैश रिसिप्ट डिवाइड बाय 100 माइनस रिटेंशन मनी इंटू 100 कर दीजिएगा। अगर वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया हुआ तो 9 लाख, कितना? 9 लाख, तो 9 लाख आ जाएगा यहां पे, ठीक है। इतना तक आप समझ गए आराम से? इतना तक में कोई दिक्कत नहीं ना भाई? चलो आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, इंपॉर्टेंट नोट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो आपको लिखना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, इंपॉर्टेंट नोट लिखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट लिखिए। इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एग्रीमेंट, इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एग्रीमेंट, इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एग्रीमेंट, इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एग्रीमेंट in which the contractee agreed, the contractee agreed, the contractee agreed to increase the contract price, to increase the contract price। तो कभी कभी एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 10 साल 20 साल 30 साल चलता रहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है ना वो बढ़ाना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्केलेशन क्लॉज, एस्केलेशन क्लॉज, ठीक है। एस्केलेशन क्लॉज इसको बोलते हैं कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर जाता है कि हाँ भाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ना चाहिए तो बढ़ना चाहिए, बिकॉज 20 साल 30 साल कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है, तो समय के हिसाब से दाम भी तो बढ़ना चाहिए ना। तो इन इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एग्रीमेंट इन विच द कॉन्ट्रैक्टी एग्रीड टू इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस of if price of material, if price of material, अगर मटेरियल और लेबर का प्राइस बियॉन्ड लिमिट इंक्रीज कर जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ता है, ठीक है। if प्राइस ऑफ मटेरियल एंड लेबर increases beyond a certain limit, increases beyond a certain limit, beyond a certain limit, certain limit, ठीक है। चलो अब ना फॉर्मेट सीखेंगे कि किस तरीके से ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं किस तरीके से बनाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे फॉर्मेट, किस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप बना सकते हो। जरा ध्यान से सीखिएगा, जरा ध्यान से जानिएगा, ठीक है। आइए एक अलग पेज ले लीजिए, एक बड़ा सा पेज, एक अलग सा पेज ले लीजिए, एक बड़ा सा पेज ले लीजिए आप लोग, ठीक है। फॉर्मेट बनाइए अच्छे से एकदम फॉर्मेट बनाइएगा। ऊपर में लिखिए, सबसे पहले ऊपर में हम लोग लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर में लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट नंबर, यहां लिखते हैं अकाउंट, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर अकाउंट। इसके बाद वाला लाइन में लिखिए फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड लिखिए, फॉर द ईयर एंडेड ये 31/3/2024 इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब यहां पे लिखिए डीआर, यहां पे लिखिए सीआर, प्रॉपर फॉर्मेट बनाइए, एक प्रॉपर फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर एक अमाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। एक पर्टिकुलर अमाउंट का, पर्टिकुलर और अमाउंट का फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। क्लियर है?
और बड़ा सा फॉर्मेट बनाइएगा, एकदम बहुत बड़ा सा फॉर्मेट बनाइएगा, एकदम पूरा फुल पेज जाना चाहिए, फुल पेज, बड़ा सा जो फुल पेज होता है उसका पूरा फॉर्मेट बनाइएगा एकदम आराम से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात कि कोई भी एक्सपेंडिचर होता है, कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई भी एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से रिलेटेड, कोई भी एक्सपेंसेस होता है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सब आप डेबिट करोगे। कोई भी एक्सपेंस होता है, कोई भी एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सब आप डेबिट करोगे। तो क्या इनकम को सर क्रेडिट कर दे? नहीं, वो अलग कंसेप्ट है, वो आपको बाद में हम ये बताएंगे। सबसे पहले यहां पे लिखो पर्टिकुलर, पर्टिकुलर अमाउंट लिखो, यहां लिखो पर्टिकुलर, यहां लिखो अमाउंट। आपको जो बताए सुनिए पहले, कोई भी एक्सपेंसेस हो, कोई भी एक्सपेंसेस सबको आप डेबिट करोगे, सबको क्या करोगे? डेबिट करोगे। सबसे पहले लिखो टू मटेरियल सेंड टू साइट। आप जो मटेरियल को सेंड, आप जो साइट पे भेजते हो मटेरियल को, आप मान लो मटेरियल को साइट पे भेजते हो, टू मटेरियल सेंड टू साइट, सेंड टू साइट, या तो आप स्टोर से भेजते होगे, या तो अपने आप स्टोर से भेजते होगे, या तो आप खरीद के भेजते होगे। अरे तुम जो मटेरियल को साइट पे भेजते हो, साइट पे जहां पे काम हो रहा है, जहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या तो तुम स्टोर से भेजते होगे, या तो तुम परचेस करके भेजते होगे, है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं? बताओ जी। बिल्कुल, तो लिख दीजिए। या तो दूसरे, या तो मान लीजिए आपका दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी चल रहा है, वहां से आप भेजते होगे, वहां से आप ट्रांसफर करते होगे। या तो आप स्टोर से भेजते हो, या तो आप अपने परचेज डिपार्टमेंट से भेजते हो, या तो आप परचेज करके भेजते हो, या तो आप दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वहां का माल पुर्जा जो काम नहीं आया वहां आप ट्रांसफर कर देते हो। ऐसा ही वाला होता है ना। तो अगर मान लीजिए टू मटेरियल सेंड टू साइट है, उसको हम लोग कहां पे लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। कहां लिखते हैं बताओ? डेबिट में। कहां लिखते हैं? डेबिट में। ठीक है, डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, लिखिए फटाफट से, लिखिए टू मटेरियल, इसके बाद लिखिए टू मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर कॉन्ट्रैक्ट। आपका दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी चल रहा है, वहां पे ये मटेरियल काम नहीं आया, तो वहां से इस साइट में ट्रांसफर कर दोगे आप। ऐसा भी तो होता है, आपका दूसरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वहां पे वो जो मटेरियल है वो काम नहीं आया, वो काम नहीं आया वो मटेरियल, तो इस आप इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर करोगे। तो टू मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आएगा आपका डेबिट में, फ्रॉम अनदर कॉन्ट्रैक्ट। ये भी कहां आएगा? ये भी आएगा आपका डेबिट में। ठीक है सर, और क्या क्या आएगा? और जितने भी टाइप के एक्सपेंस है, जैसे टू डायरेक्ट वेजेस, लिखो ना, टू डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट वेजेस ये आएगा आपका। जितने भी टाइप के एक्सपेंसेस हैं, टू इनडायरेक्ट वेजेस, टू इनडायरेक्ट वेजेस भी आएगा, टू इनडायरेक्ट वेजेस भी आएगा। इसके बाद सो टू सब कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस। मान लीजिए और एक कॉन्ट्रैक्टर है, आप ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो, आपके एक मित्र है वो भी कॉन्ट्रैक्टर है, उनको भी तो कुछ पैसा देना पड़ेगा, उनको भी तो कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो वो भी तो आपका एक्सपेंस है। तो लिखिए टू सब कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस, टू सब कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस, टू सब कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस। ठीक है, ये भी हो गया यहां पे। इसके बाद लिखिए टू स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। अगर स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आया तो ये भी आएगा यहां पे, टू स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये भी आएगा यहां पे। इसके बाद टू सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी भी आएगा यहां पे, टू सुपरवाइजर सैलरी भी आएगा यहां पे। जितना भी टाइप का एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस, सब आएगा यहां पे, सब आएगा। ठीक है, लेकिन रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, रिलेटेड टू ओनली कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद लिखिए टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट। डेप्रीशिएशन भी ले सकते हो और आप ये प्लांट को दोनों जगह भी लिख सकते हो, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। ठीक है, डेप्रीशिएशन भी ले सकते हो और दोनों जगह भी ले सकते हो, मैं आपको सिखा दूंगा जब आप सम्स करोगे। लिखिए इसके बाद टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, टू ओवरहेड चार्जेस, टू ओवरहेड चार्जेस। ठीक है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं या अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है जो कोई नेक्स्ट ईयर में जाएगा, अगर आपको कोई ऐसा एक्सपेंस दिखता है, अगर कोई ऐसा एक्सपेंस दिखता है जो नेक्स्ट ईयर जाएगा, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा, उसको हम लोग ना सीडी बोलते हैं, सीडी। तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आया, यानी जिस जिस भी एक्सपेंसेस में नेक्स्ट ईयर का बात आया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब नेक्स्ट ईयर का बात आएगा, उसमें सीडी लगा देना, सीडी, ठीक है, सीडी। आप सीडी लगाओगे उसमें, सीडी, क्या सीडी लगाओगे, सीडी। क्लियर है, इतना तक क्लियर है। आप लोगों को डेबिट में सारा का सारा एक्सपेंस को कवर करना है। अच्छा, क्रेडिट में सर क्या यूज करना है ये बताइए। जो मटेरियल, लिखिए, जो मटेरियल यूज नहीं हुआ, जो मटेरियल यूज नहीं हुआ, जो भी मटेरियल, जो भी मटेरियल अगर मान लीजिए यूज नहीं हुआ, यूज हुआ ही नहीं, लाए तो थे मटेरियल, लाए तो थे लेकिन यूज ही नहीं किए, यूज ही नहीं हुआ। आप बोलते हो कि एक्सपेंस को डेबिट में और इनकम को क्रेडिट में। इनकम नहीं लेना है बेटा, इनकम नहीं लेना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इनकम नहीं लेना है, जो मटेरियल यूज नहीं हुआ उसको लेना है, याद रखिएगा। जो भी मटेरियल, जो भी मटेरियल यूज नहीं हुआ, रिटर्न हो गया, चोरी हो गया, चोरी चकारी हो गया, उसको हम लोग लेते हैं क्रेडिट साइड में, ठीक है। जो मटेरियल यूज नहीं हुआ उसको क्रेडिट में लेने का, उसको क्रेडिट में लेने का, बात खत्म। जो मटेरियल यूज नहीं हुआ उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्रेडिट में लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला बाय मटेरियल, बाय मटेरियल, मान लीजिए यहां का मटेरियल, इस कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल हम लोग दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिए। इस कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल मान लीजिए यूज नहीं हुआ, हम लोग दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिए। इस कॉन्ट्रैक्ट का जो मटेरियल था वो यूज नहीं आया, इसमें हम लोग दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग ट्रांसफर कर दिए, तो कहां पे आएगा सर, क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा। अगर मटेरियल यूज नहीं हुआ है तो वो क्रेडिट में आएगा, ठीक है। तो बाई मटेरियल ट्रांसफर्ड टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके बाद बाय प्लांट एट साइट सीडी, बाय प्लांट एट साइट सीडी, मान लीजिए प्लांट एट साइट का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, सुनिए, प्लांट एट साइट का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस ऐसा बोला है, ये 31 मार्च कुछ ऐसा बोला हुआ है। प्लांट एट साइट का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो क्लोजिंग बैलेंस अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको क्रेडिट में लेने का। क्लोजिंग बैलेंस अगर दिया हुआ रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस किसी चीज का भी, किसी चीज का भी, मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो उसको क्रेडिट साइड में ले लेने का। जिसका नेक्स्ट ईयर से संबंध है, नेक्स्ट ईयर से संबंध है, जिस चीज का भी नेक्स्ट ईयर से संबंध है उसमें सीडी लगाना, सीडी। जिसका भी, जिस चीज का भी नेक्स्ट ईयर से संबंध है, यानी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ तो नेक्स्ट ईयर से संबंध है ना, उसको हम लोग सीडी लगाएंगे, बाई प्लांट एट साइट सीडी, ठीक है। मान लीजिए मटेरियल का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे बाय मटेरियल, बाय मटेरियल एट साइट सीडी, बाय मटेरियल एट साइट सीडी, ठीक है। मान लीजिए कि मटेरियल जो है वो स्टोर में रिटर्न हो गया, मटेरियल जो है वो स्टोर में रिटर्न हो गया, रिटर्न, रिटर्न कर दिया स्टोर में, अरे रिटर्न कर दिया स्टोर में मटेरियल को, तो यूज नहीं हुआ ना मटेरियल का, यूज नहीं हुआ ना। हम क्या, हम आपको क्या बोले हैं, जो मटेरियल यूज नहीं हुआ उसको क्रेडिट में लेने का। तो बाय मटेरियल रिटर्न लिखिए, बाय मटेरियल रिटर्न, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। सीधा सा भाई नियम है, आराम से याद हो जाएगा, फॉर्मेट कुछ भी नहीं है, फॉर्मेट बहुत आसान तरीके से याद हो जाता है। लिखिए बाय मटेरियल थेफ्ट, बाय मटेरियल थेफ्ट, मान लीजिए मटेरियल की चोरी हुई है, चोरी हो गई है मटेरियल, स्टोलन हुआ है, तो उसको हम लोग कहां पे लेते हैं, उसको हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग लेते हैं क्रेडिट साइड में, उसको हम लोग लेते हैं क्रेडिट साइड में। और याद रखिएगा, अगर मटेरियल चोरी हुई है, अगर मटेरियल चोरी हुई है तो उसका कॉस्ट प्राइस लेना है, उसका कॉस्ट प्राइस, उसका प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं लेना है, उसका कॉस्ट प्राइस, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस लेना उसका, ठीक है, ओनली कॉस्ट प्राइस। अगर मटेरियल चोरी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ उसका कॉस्ट प्राइस लेने का, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसके बाद लिखिए बाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल, बाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल, बाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल। हम लोग
हम लोग जो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल है ना उसको हम लोग क्रेडिट में लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो रहेगा ना उसको हम लोग क्रेडिट में लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेते समय कोई भी प्रॉफिट लॉस दिया रहे वहां पे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेते समय कोई भी प्रॉफिट लॉस दिया रहे वहां पे तो उसको इग्नोर करने का, उसको क्या करने का, इग्नोर। कोई भी प्रॉफिट लॉस दिया रहे तो उसको इग्नोर करने का, इग्नोर प्रॉफिट और लॉस। कोई भी आपको प्रॉफिट लॉस दिया रहे तो उसको क्या करने का, इग्नोर, ठीक है। चलिए, मान लीजिए मटेरियल का आप स्क्रैप सेल कर दिए, मान लीजिए मटेरियल को आप कबाड़ में बेच दिए, कबाड़ में बेच दिए, तो वो भी यहां पे आएगा, वो भी यहां पे आएगा, ठीक है। देखिए, बाय स्क्रैप सेल ऑफ मटेरियल, बाय स्क्रैप सेल ऑफ मटेरियल, स्क्रैप सेल ऑफ मटेरियल, बाय स्क्रैप सेल ऑफ मटेरियल। मान लीजिए मटेरियल को आपने कबाड़ में बेच दिया तो वो भी आपको लेना है, और यहां पे नोट लिखिए, नेवर टेक एनी अदर स्क्रैप। कोई भी दूसरा चीज का स्क्रैप दिया होगा उसको मत लीजिएगा, कोई भी दूसरा चीज का स्क्रैप दिया होगा उसको मत लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का स्क्रैप लेना है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का स्क्रैप लेना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का स्क्रैप लेना है। यहां लिखिए बाय प्रीपेड एक्सपेंस, बाय प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर डेबिट में आया है, सुनो ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर डेबिट में आया है तो प्रीपेड कहां पे आएगा जी, प्रीपेड कहां पे आएगा, प्रीपेड आएगा क्रेडिट में, प्रीपेड आएगा क्रेडिट में, प्रीपेड आएगा कहां पे, क्रेडिट में। देखो, बाय प्रीपेड एक्सपेंस, क्या ये नेक्स्ट ईयर से संबंध रखता है, क्या ये अगले साल से संबंध रखता है, जी बिल्कुल। तो इसको सीडी लिखिए, बाय प्रीपेड एक्सपेंस सीडी। अगर अगले साल से संबंध रख रहा है तो उसको सीडी लिखिए, सीडी 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 सीडी, ठीक है। तो ये सब चीज लिख के अब देखिए यहां पे, देखिए यहां पे हम लोग क्या क्या लिखे, नाम से देखिए आप लोग क्या क्या लिखे, हम लोग पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाए। डेबिट में हम लोग लिखे एक्सपेंसेस, हम लोग डेबिट में सारा का सारा एक्सपेंसेस लिखे, सारा का सारा एक्सपेंसेस लिखे, और क्रेडिट में लिखे जो मटेरियल यूज नहीं हुआ उसको क्रेडिट में लेने का, जो मटेरियल यूज नहीं हुआ उसको क्रेडिट में लेने का, और यहां पे प्रीपेड एक्सपेंस को क्रेडिट में लेने का, बस इतना ही। क्रेडिट में सिर्फ मटेरियल रिलेटेड ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल रिलेटेड ही आएगा। जो मटेरियल यूज नहीं हुआ सिर्फ उसको लेने का, जो मटेरियल यूज नहीं हुआ सिर्फ उसको लेने का क्रेडिट में, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है। तो सर बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा, सो बैलेंसिंग फिगर में सुनिए, यहां पे बैलेंसिंग फिगर में एक चीज आएगा, देखिए, बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपका बैलेंसिंग फिगर में दोस्तों कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा, आपका बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये किस में आएगा सर, बैलेंसिंग फिगर में आएगा, ये आपका बैलेंसिंग फिगर में आएगा, ठीक है। आ गया ये, ठीक है, आप समझिए, ये आपका बैलेंसिंग फिगर में आएगा। आप इसको टोटल किए, आप इसको टोटल किए, ये वाला जो है, ये वाला है स्टेज 1, आपको जो सिखाएंगे ये वाला सिखाएं स्टेज 1, ये बेटा जी आपको सिखाएं स्टेज 1। अब ये जो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको बॉट डाउन करोगे आप, यहां पे उसको बॉट डाउन करोगे, ये जो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको बॉट डाउन करोगे, सारा का सारा माथा पच्ची इसी में है, फर्स्ट स्टेज में ही है सारा का सारा माथा पच्ची, बाकी का सब याद करो, कुछ नहीं, बाकी बहुत आसान है, सुनो ना, बाकी क्या करना है, यहां पे लिखना है टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी, टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी। ये क्या था, सीडी, ये था सीडी और बीडी, ठीक है। आप ट्रांसफर कर दिए कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर करने के बाद आप यहां पे लिखोगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, क्या लिखोगे यहां पे, क्रेडिट में लिखोगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, क्या लिखोगे, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वापस से बताओ क्या लिखोगे, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस में दो पार्ट्स होंगे, यहां पे लिखोगे वर्क सर्टिफाइड, सर्टिफाइड वाला अमाउंट बिठा देना यहां पे, जितना भी सर्टिफाइड वाला अमाउंट रहेगा, ठीक है, वर्क सर्टिफाइड। यहां पे लिखना वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। यहां पे लिखना वर्क सर्टिफाइड, यहां पे लिखना वर्क अनसर्टिफाइड। और आपको जो एस्केलेशन क्लॉज सिखाए थे ना, एस्केलेशन क्लॉज, कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी मान जाएगा, उस एस्केलेशन क्लॉज को भी आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट नोट में जो सिखाए थे अभी रे गधे, एस्केलेशन क्लॉज, ठीक है। तो यहां पे बाय वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और एक्सप्लेनेशन कॉस्ट, ठीक है।
इसको लेके टोटल कर देने का, इसको लेके टोटल कर देने का। तो सर इसमें बैलेंसिंग फिगर में क्या क्या आएगा सर? इसमें ही बैलेंसिंग फिगर में आएगा तो आएगा क्या? इसमें बैलेंसिंग फिगर में आएगा आपका नोशनल प्रॉफिट। क्या आएगा? नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट मतलब क्या? नोशनल प्रॉफिट मतलब मुझे पता नहीं इतना प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है। आपको पता नहीं है कि इतना ही प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हुआ है, अंदाजा लगाते हो। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ना आप अंदाजा लगाते हो इतना ही प्रॉफिट हुआ है, नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा? यहां पे बैलेंसिंग फिगर में आएगा क्या? नोशनल प्रॉफिट। लिखिए नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट कहां पे आएगा सर? यहां पे बैलेंसिंग फिगर में। कहां आएगा सर? बैलेंसिंग फिगर में। वापस बताइए, बैलेंसिंग फिगर में आएगा यहां पे। ठीक है, नोशनल प्रॉफिट C/D लिख दीजिएगा, C/D। ठीक है, ये क्या हो गया? ये सर सेकेंड स्टेज है। ये क्या है? ये सेकेंड स्टेज है। आपको फर्स्ट स्टेज सिखा दिया, सेकेंड स्टेज सिखा दिया, अब बात बाकी है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज सिखाएंगे आप लोगों को। चलिए आइए, अब ये जो नोशनल प्रॉफिट है इसको आप ट्रांसफर करोगे। आप कहां पे ट्रांसफर करोगे? अगर इसका क्लोजिंग था डेबिट में तो ओपनिंग कहां रहेगा बताइए? BD कहां होगा? BD होगा क्रेडिट में। देखिए बाय नोशनल प्रॉफिट। अब थर्ड स्टेज देखिए, बाय नोशनल प्रॉफिट BD ले लिए, इधर ले लिए, ओके ले लिए। यहां पे हम लोग लिखेंगे टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना भी प्रॉफिट रहेगा ट्रांसफर कर दीजिएगा। लिखिएगा यहां पे टू कॉस्टिंग, टू कॉस्टिंग PL अकाउंट, टू कॉस्टिंग PL अकाउंट, और जितना भी प्रॉफिट रहेगा इसको ट्रांसफर कर दीजिएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट रहेगा। सर बाद बाकी कहां पे जाएगा? बाद बाकी, बाद बाकी कहां पे जाएगा? इसमें क्या बैलेंसिंग फिगर आएगा? इसमें सर बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर में बचेगा इसको बोलेंगे प्रॉफिट रिजर्व। इसको बोलेंगे प्रॉफिट रिजर्व। इसको बोलेंगे क्या? प्रॉफिट रिजर्व। ठीक है, ये कहां आएगा सर? ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा। ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये रहा 3 स्टेज, और पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो गया। पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बस यही है, बस यही खत्म हो गया भाई। आखिरी सांस पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। देखिए हम लोग यहाँ पे 3 स्टेजेस में सीखे। सबसे पहला वाला स्टेज में हम लोग सीखे, जो सबसे बड़ा वाला स्टेज था, कि सारे के सारे एक्सपेंसेस को आप डेबिट कर दो। जैसे टू मटेरियल सेंट टू साइट स्टोर्स परचेज, टू मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर कॉन्ट्रैक्ट, वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, सब कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, जितना भी एक्सपेंसेस है, जितना भी एक्सपेंसेस है, जितना भी एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, सबको डेबिट कर दो, सबको। सर क्या तो इनकम को क्रेडिट करते हैं क्या? नहीं, इनकम को क्रेडिट नहीं करते यहां पे। इनकम को क्रेडिट नहीं करते। इनकम को क्रेडिट मत करना, इनकम को क्रेडिट मत करना। यहां पे देखो, जो मटेरियल यूज नहीं हुआ उसको क्रेडिट मिलेंगे, जो मटेरियल किसी कारणवश यूज नहीं हुआ उसको हम लोग क्रेडिट मिलेंगे। जैसे कि बाय मटेरियल ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कि इधर का मटेरियल दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में मैं ट्रांसफर कर रहा हूं क्योंकि यहां पे यूज नहीं आया। बाय प्लांट एट साइट, बाय 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 मटेरियल एट साइट, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, बाय मटेरियल थेफ्ट स्टोलन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, अगर मान लीजिए मटेरियल स्टोलन हुआ है तो सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस लेना है सिर्फ। अगर मान लीजिए मटेरियल स्टोलन हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस लेना है, कॉस्ट प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस लेना है, उसका सेल प्राइस मत लेना। आप लोग ये बताओ तो कमेंट सेक्शन में। मान लो कि मटेरियल चोरी हुई है, मटेरियल चोरी हुई है 5,000 की, उसका जो सेलिंग प्राइस था, उसका सेलिंग प्राइस था 10,000 और उसका कॉस्ट प्राइस था 5,000। कितना लेना है? मटेरियल चोरी हुआ है सर, ये मतलब ये 5,000 का मटेरियल चोरी हुआ है, उसका जो सेलिंग प्राइस था वो 10,000 था और कॉस्ट प्राइस 5,000 था। कितना लेना है? 5,000 लेना है सर, 5,000 ओनली कॉस्ट प्राइस। इसके बाद अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल में प्रॉफिट और लॉस, देखिए आपको प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस को पूरा इग्नोर करने का, प्रॉफिट और लॉस को इग्नोर करने का। इसके बाद स्क्रैप सेल ऑफ मटेरियल ले लेना और कोई भी दूसरा स्क्रैप सेल मत लेना। ठीक है, और आपका यहां से निकलेगा कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा तो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रॉट डाउन कर देना और उल्टा वाला साइड में लिखना बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में यहां पे 3 चीज आएगा। एक तो आएगा वर्क सर्टिफाइड, एक आएगा वर्क अनसर्टिफाइड, एक आएगा एस्केलेशन क्लॉज। अगर रहा तो रहा, नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आएगा वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और एस्केलेशन क्लॉज। और आपका ये बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा नोशनल प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर में क्या निकलेगा? नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, आप ये नोशनल प्रॉफिट को भी ट्रांसफर करोगे। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होता है? नोशनल प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे
और अब आपका जो भी प्रॉफिट रहेगा, जो भी प्रॉफिट कैलकुलेशन देखेंगे, प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा उसको आप ट्रांसफर कर दोगे, और जो भी आपका ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा, सो बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर में आएगा प्रॉफिट रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर में आपका आएगा दोस्तों प्रॉफिट रिजर्व। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा फॉर्मेट, ये आपको सिखाए पूरा का पूरा फॉर्मेट। अब आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से, हाउ विल बी द प्रॉफिट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, किस तरीके से एक प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मेट सीख लिए, 4 वाला टॉपिक, 4 वाला, हाउ विल बी प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, हाउ विल बी द प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले इसमें हम लोग को निकालना पड़ता है डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीशन, यानी कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है। हम लोगों को इसमें क्या निकालना पड़ता है, डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीशन। हम लोगों को बेटा जी इसमें निकालना पड़ता है कि कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है। पहले देखो, आपको जब सम्स करवाऊंगा और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग को यह निकालना पड़ता है कि ये जो काम है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है, डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीशन। तो इसका फॉर्मूला है बेटा वर्क सर्टिफाइड, लिखो वर्क सर्टिफाइड जो भी आपका निकलेगा वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। इसका फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। तो सबसे पहले आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल लेना कि काम 90% कंप्लीट हुआ या 50% कंप्लीट हुआ। आपको यह पता चल जाएगा ना कि काम कितने परसेंट कंप्लीट हुआ, 90% कंप्लीट हुआ या 50% कंप्लीट हुआ या 60% कंप्लीट हुआ, कितना परसेंट काम एक्चुअली में कंप्लीट हुआ है। आपको पहले डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना है। ठीक है, अब आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पर प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पर आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। यहां पे चार्ट बनाइए एक, देखिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन। सबसे पहले लिखिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। इसके बाद लिखिए प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल मतलब आप जितना काम कंप्लीट करोगे उस हिसाब से आप प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे पीएल में। जितना काम कंप्लीट करोगे उस हिसाब से आप प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे पीएल में, उस हिसाब से आप प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे पीएल में, समझे। चलिए आइए, सबसे पहला वाला स्टेज लिखिए। अगर आपने लेस देन 25% काम कंप्लीट किया है, सिर्फ 25% से भी बहुत कम काम परचेज किया है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था और आपने 25% भी काम नहीं कंप्लीट किया है, आपने अभी तक बेटा 25% भी काम कॉन्ट्रैक्ट का नहीं किया है, तो क्या उस केस में प्रॉफिट लिया जाएगा? नहीं, उस केस में आप प्रॉफिट नहीं लोगे, बिकॉज आपने अभी तक तो बेटा 25% भी काम कंप्लीट नहीं किया है। शर्म नहीं आती? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का 25% भी नहीं किए हो, अभी तक 25% भी काम कंप्लीट नहीं किए हो बेटा, तो आपका प्रॉफिट नहीं लेने का अधिकार है। आप प्रॉफिट नहीं लोगे, आप प्रॉफिट लोगे ही नहीं। ठीक है, इसके बाद बी पॉइंट में अगर आपने काम 25% से लेके 50% तक किया है, फ्रॉम टू 25% and less than 50% and less than 50% and less than 50%, अगर आपने काम 25% से लेके 50% तक मान लीजिए किया है, किसी ने मान लीजिए 30% किया है, किसी ने मान लीजिए 40% किया है, ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करने का? प्रॉफिट कैलकुलेट करने का यहां पे एक तरीका है फिर। ठीक है, अगर आपने काम 25 से 50% तक किया है, 25 से लेके 50% के नीचे, अरे 25 से ज्यादा 50% से कम, अगर आपने काम इतना किया है मान ली, तो आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन का एक तरीका है 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड, इंटू कैश रिसीव्ड, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। तो आपने अगर काम 25% से लेके 50% तक किया है, तो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, ये फॉर्मूले से अपना प्रॉफिट निकाल लेना, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, ओके। आपने काम
कि 50% से भी ज्यादा किया है, फ्रॉम 50%, 50% एंड अप टू 90%, एंड अप टू 90%। आपने अपना काम 50% से ज्यादा और 90% से कम किया है। आपने अपना काम 50% से ज्यादा और 90% से कम किया है, तो बेटा आप लोगों को प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? लिखिए 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। एनपी मतलब क्या होता है? नोशनल प्रॉफिट। सीआर का मतलब क्या होता है? कैश रिसीव्ड। डब्ल्यूसी का मतलब क्या होता है? वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, तो अगर आपने काम 50% से ज्यादा और 90% से कम किया है तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड आपको करना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर बेटा जी आपने काम 90% से भी ज्यादा कर लिया, अगर कॉन्ट्रैक्ट का काम 90% से भी ज्यादा हो गया, 90% से ज्यादा हो गया, तो कैसे कैलकुलेट करना है? अबव 90%, अबव 90%, अबव 90%। और आपके क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है एस्टिमेटेड प्रॉफिट का। आपके क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है एस्टिमेटेड प्रॉफिट का। सुनिए, अगर आपका काम 90% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है और आपको डेटा भी दिया हुआ क्वेश्चन में एस्टिमेटेड प्रॉफिट का, एस्टिमेटेड प्रॉफिट का, तो फिर एक अलग फॉर्मूला बन जाएगा। एक अलग फॉर्मूले से आप अपना प्रॉफिट निकालोगे, एक अलग फॉर्मूले से आप अपना प्रॉफिट निकालोगे। आप निकालोगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट, सुनिए, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सीपी मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इनटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। अगर आपने काम 90% से भी ज्यादा किया है तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड बाय सीपी इनटू सीआर बाय डब्ल्यूसी। ठीक है, ठीक है ना? एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। इस तरीके से आप लोगों को निकालना है। बेसिकली ये नहीं पूछेगा, ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा। ये जो है ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा। ये जो हमने 3 केसेस दिए हैं, ये 3 केसेस से पूछ सकता है। ठीक है, अगर भाई 25% से 50% तक का है तो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। अगर 50% से 90% तक का है तो 2/3 इंटू एनपी इंटू सीआर बाय डब्ल्यूसी। ठीक है, निकाल लीजिएगा। अगर लेस देन 25% है तो निल। क्लियर है? तो ये है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका। ये है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका, यानी प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें। और जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा, मान लीजिए ये किया आप, ये फॉर्मूला लगाए, ये फॉर्मूला लगा के आपका 1 लाख का प्रॉफिट आया, 1 लाख का प्रॉफिट आया, तो ये प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर करना है? ये प्रॉफिट यहां पे ट्रांसफर करना है, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर करना है? कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में आप लोग को ट्रांसफर करना है। क्लियर है? तो फॉर्मेट भी क्लियर करा दिए, किस तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है ये भी क्लियर करा दिए। एक बार कमेंट कर दो बेटा, मेहनत हो रही है आपके लिए, बहुत मेहनत करके आया हूं, 3-3 बजे तक, रात तक ये बेहतरीन नोट्स बनाओ, तब जाके आपको समझ में आ रहा है अभी। और सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम डिटेल में कवर कराऊंगा। 1 घंटा में मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आप लोगों को समझा दिया है। अब क्वेश्चंस करने में कितना ही टाइम लगेगा? 2 घंटा आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अच्छा बेटा, अब कभी कभी क्वेश्चन में आप लोगों को वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट करने बोलेगा। कभी कभी क्वेश्चन में आप लोगों को बोलेगा कि बेटा जी वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट कीजिए। तो आइए निकालते हैं ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखते हैं। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सर अगर क्वेश्चन में हम लोगों को वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाए तो इसका क्या फॉर्मेट है, प्लीज एक बार बता दो ना। तो ये वही हम बता रहे हैं दोस्तों। आइए आइए लिखिए, एक फॉर्मेट बनाइए पर्टिकुलर अमाउंट का। सबसे पहले आप लोग को लेना है यहां पे वर्क सर्टिफाइड। अगर वर्क इन प्रोग्रेस पूछ लिया तो सबसे पहले आप लोग को दोस्तों लेना है यहां पे वर्क सर्टिफाइड ले लेना। इसके बाद बेटा जी यहां पे लेना आप वर्क अनसर्टिफाइड। क्या लेना? वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, ओके। जो भी अमाउंट निकलेगा, जो भी अमाउंट, इससे आप लेस करना प्रॉफिट रिजर्व लेस करना। ठीक है, और आपका जो अमाउंट आएगा, ये अमाउंट को बोलेंगे हम लोग WIP। ये अमाउंट को हम लोग बोलेंगे दोस्तों WIP। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्क इन प्रोग्रेस निकाल सकते हो।
इस वाले मेथड से आप वर्क इन प्रोग्रेस निकाल सकते हो। अब एक बार आप लोगों को कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बता दूं, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। आप लोगों को बेटा जी कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बता देता हूं कि किस तरीके से बनाया जाता है। बहुत छोटा है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, देखो ये फटाफट से। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट अगर आपको बनाने बोले तो आप कैसे बना सकते हो सर। यहां पे जस्ट लिख देना टू बैलेंस बीडी बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, सुनो कितना पैसा मिला, कितना पैसा दिया कॉन्ट्रैक्टी ने, सुनो कितना पैसा दिया तुमको कॉन्ट्रैक्टी ने, और यहां पे लिख देना टू बैलेंस बीडी, बस बात खत्म। इतना ही है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, और कुछ नहीं है इसमें, इतना ही है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कितना पैसा मिला तुमको कॉन्ट्रैक्टी से, और यहाँ पे टू बैलेंस बीडी। नहीं आएगा ये सब चीज, नहीं आएगा ये सब चीज। कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट के साथ बनाने बोल सकता है, वैसे नहीं आएगा, वैसे नहीं आएगा बेटा। ठीक है, अब आप लोगों को सिखाता हूं कि WIP अकाउंट कैसे बनाए सर। WIP अकाउंट अगर बनाने के लिए बोल दिया जाए तो वो कैसे बनाए, ये बता दो एक बार। WIP अकाउंट अगर लेजर वाला फॉर्मेट में बनाने के लिए बोल दिया जाए तो वो कैसे बनाए। तो इसका भी फॉर्मेट एक बार आप लिख ही लो। यहां पे आप क्या लिखते हो, यहां पे लिखते हो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यहां पे आप लिखते हो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और यहां लिखिए वर्क सर्टिफाइड। आप WIP कहां पे लिखते हो बताइए तो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हो ना, तो इसके डेबिट साइड में लिखो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बात खत्म। उल्टा लिखो, उल्टा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप WIP अकाउंट लिखते हो ना, इसके डेबिट साइड में लिख दो वर्क सर्टिफाइड, पहले लिखो वर्क सर्टिफाइड, इसके बाद लिखो वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। इसका एक बार टोटल कर लो। ठीक है, इसके बाद यहां पे बाय प्रॉफिट रिजर्व, आप क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय प्रॉफिट रिजर्व, बाय प्रॉफिट रिजर्व, फॉर्मेट याद कर लो एक बार। और यहां पे लिखोगे बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD। बस यही है WIP अकाउंट, और कुछ नहीं है। इतना ही बनाना है, इतना ही बनाना है। तो सारे के सारे कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर कर दिए, सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कर दिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के। अब हम लोग सम्स पे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग इंपॉर्टेंट सम्स करेंगे कुछ। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम्स करेंगे। आज हम लोग सिर्फ 2 सम्स करेंगे। आज जो है हम लोग 2 सम्स करेंगे, और कल हम लोग 4 सम्स करने की कोशिश करेंगे। और कल का सेशन, आज का सेशन एकदम धमाकेदार होने वाला है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट सम्स करने वाले हैं। आज हम लोग 2 सम्स करेंगे, 2 सम्स, कुल मिला के 2 सम्स करेंगे। ठीक है, चलिए ओके, आइए अभी सम्स करेंगे हम लोग। अब सम्स की बारी भाई। इंपॉर्टेंट 2 सम्स करने वाले हैं आज, और अगले वाले दिन हम लोग एडवांस लेवल के 4-5 सम्स करेंगे। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ 2 ही सम करेंगे, अगले दिन हम लोग 3-4 सम और करेंगे। आप इसीलिए चिंता मत करो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को बहुत बढ़िया तरीके से मैं खत्म करवाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को फॉर्मेट क्लियर है ना, कि जो भी एक्सपेंसेस है उसको डेबिट में लिखने का, और जो मटेरियल का कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं हुआ है, उन सारे आइटम्स को हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, तो फटाफट से एक फॉर्मेट बनाओ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का फॉर्मेट कैसे होता है, यहां पे लिखते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर। देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, ये 31 मार्च 2024। बेटा जी आपको जो मैट दिया गया है, आपका जो ये कॉस्टिंग का मैट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अभी जो करने वाले हैं, अभी हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं ना, तो हम लोग को अभी थोड़ा सा इजी लेवल का सम करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो आओ, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहां पे बोला हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, और हमको बोला हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए ना। तो यहां पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। मटेरियल इशूड दिया हुआ है, वेजेस पेड दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितना भी एक्सपेंसेस है उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। आप चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा। इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, प्लांट इंस्टॉल्ड, वेजेस अनपेड। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस अनपेड। तो ये जो वेजेस अनपेड है, यानी कि ये क्या है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग कहां पे जाता है, आउटस्टैंडिंग डेबिट में आता है ना। ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अनपेड है, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग है। ये सब कहां जाता है, ये सब कहां जाता है, ये सब भैया डेबिट में जाता है, डेबिट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जितना रहेगा उसको डेबिट में लिखेंगे CD बोल के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस CD।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सीडी। ओके, इसके बाद वैल्यू ऑफ प्लांट दिया हुआ है। देखिए यहां पे दिया हुआ 31/3/2024 के हिसाब से हम लोगों को वैल्यू ऑफ प्लांट दिया हुआ है, यानी कि क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है, प्लांट का क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है, और मटेरियल का भी हम लोग को क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे अगर 31/3/2024 दिया रहे, उसी वक्त समझ जाना बेटा कि क्लोजिंग वैल्यू दिया है। तो क्लोजिंग वैल्यू को कहां लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड में लिखते हैं, है ना। समझाएंगे, सब समझाएंगे, आप चिंता मत करो। इसके बाद यहां पे रिटर्न हो गया मटेरियल। अगर मटेरियल रिटर्न हो जाता है तो कहां पे लिखते हैं सर? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है आप लोगों को, वर्क नॉट सर्टिफाइड दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कैश रिसिप्ट दिया हुआ है 18 लाख, कैश रिसिप्ट आप लोगों को दिया हुआ है 18 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है 28 लाख। ठीक है, ये सब सारा चीज आप लोगों को देके रखा है। और कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है इसमें? एक मिनट गाइस, एक मिनट, कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है इसमें। ओके ओके ओके, कुछ भी मिसिंग नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है, मैंने क्रॉस वेरीफाई कर लिया। चलो, इसलिए क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है ना, उनको लगता है कोई क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है तो क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, आइए फटाफट से फॉर्मेट बनाइए, एक अच्छा सा सुंदर सा फॉर्मेट बनाइए। ठीक है, अच्छा सा सुंदर सा एक फॉर्मेट बनाइए। देखिए किस तरीके से फॉर्मेट बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरीके से फॉर्मेट बनाइए। तो अच्छे से एकदम बड़ा वाला फॉर्मेट बनाइएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट का एकदम बड़ा वाला फॉर्मेट बनाइएगा। चलिए आइए फटाफट से, आइए लिखिए। सबसे पहले बताइए क्या क्या एक्सपेंसेस है। जितना एक्सपेंसेस है सबको डेबिट में, जितना एक्सपेंसेस सबको डेबिट में। ठीक है, तो लिखो एक बार, यहां पे लिखो पर्टिकुलर्स, यहां लिखिए अमाउंट, यहां वापस लिखिए पर्टिकुलर्स, वापस लिखिए अमाउंट। अब ये बताइए क्या क्या एक्सपेंसेस है। सबसे पहले यहां पे टू मटेरियल इशू टू साइट। अगर मटेरियल इशू होता है साइड पे तो ये क्या है? एक एक्सपेंस है। इशू टू साइट ये कितना है बताइए? ये है 8,50,000। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग प्लीज। आप लोगों को मैट दिया गया है, सारे के सारे फ्री ग्रुप में मैट भेज दिए हैं, आप लोग प्लीज चेक कर लीजिए। और सुनो, अगर अभी भी टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो क्या कर रहे हो बैठे बैठे? जल्दी से ऐड हो जाओ। ठीक है, वहीं पे सारा का सारा मैट इंफॉर्मेशन अपडेट्स मिलेगा तुम लोगों को। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या दिया हुआ है? इसके बाद ये हो गया, इसके बाद वेजेस पेड दिया हुआ है। वेजेस पेड कहां पे आएगा? एक्सपेंस है भैया, तो डेबिट में आएगा। लिखिए वेजेस पेड, बार बार हम नहीं खोलेंगे। ठीक है, मैट, आप मैट देखिए एक बार, कितना है? मैं 7,40,000। ओके, इसके बाद क्या दिया हुआ है? वेजेस आउटस्टैंडिंग का दिया हुआ था ना, वेजेस आउटस्टैंडिंग का, तो हम लोग लिख देंगे टू वेजेस आउटस्टैंडिंग। अक्रूड दिया हुआ है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, टू वेजेस आउटस्टैंडिंग लिख दीजिए, टू वेजेस आउटस्टैंडिंग। और बेटा आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है, नेक्स्ट ईयर से, अगले साल से रिलेट करता है। जो भी चीज अगले साल से रिलेट करेगा उसमें ना हम लोग क्या लगाएंगे? सीडी लगाएंगे, सीडी। उसमें हम लोग सीडी लगाते हैं, सीडी। ठीक है, अगले साल से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये बताइए कितना है वेजेस आउटस्टैंडिंग? 24,000। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। इसके बाद ये बताइए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? लिखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितना भी खर्चा है उसको डेबिट में लिखने का, जितना भी खर्चा है। ये बताइए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 40,000 सर, वेरी गुड। इसके बाद ये बताइए इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस कितना है? इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस भी तो एक एक्सपेंसेस है ना। टू इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, ये कितना है? इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस है आपका 30,000। अब ये बताइए बेटा कि एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी तो आउटस्टैंडिंग था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड, आपको दिखाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस अनपेड, ऐसे ऐसे लिखा हुआ था ना, तो उसका भी तो एक आउटस्टैंडिंग था। लिखिए यहां पे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग सीडी। ठीक है, ये कितना है बताइए? सर ये 15,000 है। ठीक है, तो जितना भी आउटस्टैंडिंग रहेगा, जो भी आउटस्टैंडिंग रहेगा, डेबिट में ले लेना चुपचाप, ठीक है, डेबिट में ले लेना। अब और बताइए,
सर ये प्लांट इंस्टॉल्ड भी है, प्लांट इंस्टॉल्ड आएगा क्या? तो प्लांट इंस्टॉल्ड अगर रहेगा ना, प्लांट इंस्टॉल्ड को डेबिट में लेना, ठीक है। और प्लांट का जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा उसको आप क्रेडिट में लेना। प्लांट इंस्टॉल्ड अगर रहेगा ना, प्लांट इंस्टॉल्ड उसको ना डेबिट में लेना, डेबिट में, ठीक है। तो प्लांट इंस्टॉल्ड अगर है ना, तो प्लांट इंस्टॉल्ड को हम लोग डेबिट में लेंगे। टू प्लांट इंस्टॉल्ड कितना है? प्लांट इंस्टॉल्ड बताइए तो 1,50,000, ठीक है। तो सारा का सारा खर्चा हम लोग डेबिट साइड में लिख दिए, सारा का सारा खर्चा हम लोग डेबिट साइड में लिख दिए। अब क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? जो मटेरियल यूज नहीं आया, जो मटेरियल यूज नहीं आया, जैसे सबसे पहला चीज क्या है? बाय मटेरियल रिटर्न्ड। मटेरियल रिटर्न हो जाता है वो कहां लिखते हैं सर? क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। फॉर्मेट याद कीजिए, 6,000, ठीक है। इसके बाद मटेरियल का भैया क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, देखिए 31 मार्च दिया हुआ है, मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। बेटा जी मटेरियल और प्लांट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। मटेरियल या प्लांट का कोई भी अगर क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, कोई भी अगर क्लोजिंग बैलेंस रहेगा तो उसको हम लोग कहां पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। और क्लोजिंग बैलेंस ना नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है, नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। इसीलिए ना जो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है उसको हम लोग सीडी लिखते हैं। लिखिए बाय मटेरियल इन हैंड, लिखिए बाय मटेरियल इन हैंड, मतलब मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस, मटेरियल इन हैंड सीडी कितना है बताइए तो? 20,000, 20,000, वेरी 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 गुड भाई। इसके बाद देखिए प्लांट का भी क्लोजिंग बैलेंस आप लोग को दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ प्लांट एज ऑन 31/3/2024, वैल्यू लिखिए बाय प्लांट इन हैंड, बाय प्लांट इन हैंड सीडी, ये कितना है बताइए? ये आपका 1,10,000, 1,10,000। अब एक बार आप चेक कर लो कि सारा का सारा एक्सपेंस, सारा का सारा इनकम आपने लिख दिया कि नहीं। इस वाले स्टेज के, ये स्टेज नंबर 1 है ना जी, ये स्टेज नंबर 1 है ना, इस वाला स्टेज का सारा एक्सपेंस, सारा का सारा इनकम लिख दिया कि नहीं, ये बताओ। जी भैया लिख दिए। तो इस वाले स्टेज में क्या निकलता है? इस वाले स्टेज में क्या निकलता है सर? कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। निकालिए तो फटाफट से कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंसिंग फिगर जल्दी से। स्टेज नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया बहुत बढ़िया तरीके से, खूबसूरत। निकालिए कर, अब कैलकुलेट कर, बता। यहां पे निकलेगा बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कैसे निकलेगा सर? ये बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। कैसे निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। वेरी 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 गुड भाई, बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा, ठीक है। यानी कि डेबिट साइड बड़ा होगा, करो ना, करो ना डेबिट साइड कितना? 18,49,000, ठीक है सर। इसमें भी हो जाएगा 18,49,000, ठीक है सर। अब एक काम करो, बैलेंसिंग फिगर निकालो, बैलेंसिंग फिगर कितना निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर बताओ। 6,000, 20,000, 1,10,000 माइनस करो, बोल कितना निकलेगा? यहां पे निकलेगा 17,13,000, ये ना 17,13,000। तो आपका कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकल गया, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकल गया। यहां पे सीडी लिखना मत भूलना, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी है, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी। अब इसको क्या करेंगे सर? इसको ट्रांसफर करेंगे, इसको यहां ट्रांसफर करेंगे टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी, यहां पे ट्रांसफर करेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, कितना बताइए? 17,13,000, क्लियर है। अब देखिए अब क्या करना है, अब यहां पे हम लोगों को लिखना है बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। इस तरफ हम लोग को लिखना है, ये स्टेज नंबर 2 है, स्टेज नंबर 2 है। ये कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर किए बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। यहां पे लिखिए वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड। यहां पे लिखिए वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। ये बताइए वर्क सर्टिफाइड कितना था? वर्क सर्टिफाइड था 19,50,000, 19,50,000 दिया हुआ था। देखिए वर्क सर्टिफाइड कितना दिया हुआ था? 19,50,000। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में 19,50,000 लिखिए।
19,50,000। वर्क अनसर्टिफाइड कितना था? 45,000। जोड़िए दोनों को, जोड़िए दोनों को, जोड़िए। 19,95,000 आएगा, 19,95,000। 19,95,000 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आओ। अब सर इसके बैलेंसिंग फिगर में क्या निकलेगा? इसका बैलेंसिंग फिगर में, यानी स्टेज नंबर 2 का बैलेंसिंग फिगर में क्या निकलेगा? सर स्टेज नंबर 2 का बैलेंसिंग फिगर में निकलता है नोशनल प्रॉफिट। क्या निकलता है? नोशनल प्रॉफिट। ये स्टेज नंबर 2 के बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। 2 नोशनल प्रॉफिट C/D बैलेंसिंग फिगर। बताइए कितना कितना निकलेगा? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो भाई। यहां पे 19,95,000, वापस से यहां पे 19,95,000, और 19,95,000 के साथ 17,13,000 को घटा दो। 17,13,000 को घटा दो और नोशनल प्रॉफिट निकालो। नोशनल प्रॉफिट निकालिए फटाफट से। 2,82,000। सही है ना? सही बोल रहे हैं ना? ठीक है, चलो आगे। आगे अब हम लोग क्या करते हैं? आगे हम लोग अब प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। अब प्रॉफिट ट्रांसफर करते वक्त ना हम लोग को वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट करना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, कितना काम हुआ है उस हिसाब से प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे ना रे। तो सबसे पहले नोशनल प्रॉफिट को ट्रांसफर कीजिए। नोशनल प्रॉफिट अगर डेबिट में बैठा है तो ट्रांसफर करोगे तो कहां पे आ जाएगा बताइए? सर क्रेडिट में। तो बाय नोशनल प्रॉफिट से ट्रांसफर कीजिए, बाय नोशनल प्रॉफिट BD, बाय नोशनल प्रॉफिट BD। बताइए कितना है नोशनल प्रॉफिट? 2,82,000। 2,82,000, ठीक है। ओके जी। अब देखिए, अब हम लोग को प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट आइए, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट आइए। सबसे पहले आप क्या बोलोगे? सबसे पहले आप ये फाइंड करोगे कि कितना काम कंप्लीट हुआ है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो लिखिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कितना काम कंप्लीट हुआ है, सबसे पहले ये निकालो। तो कितना काम कंप्लीट हुआ है बेटा जी? सर ये निकालेंगे वर्क सर्टिफाइड। इसका फॉर्मूला है सर, वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। ये बताइए जी वर्क सर्टिफाइड कितना है? वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड कितना है बताइए, जल्दी बोलिए। सर वर्क सर्टिफाइड है 19,50,000। 19,50,000। ये बताइए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है बेटा 28 लाख। 28 लाख है ना? कितना है? 28 लाख है ना? हाँ, क्वेश्चन देखते रहो एक बार, ठीक है? क्वेश्चन आप देखते रहो। 28 लाख इंटू 100। चलो अब ना कैलकुलेटर चलाओ एक बार। मंजीत कैलकुलेटर चला, तो वो बोल तो कितना चला, कैलकुलेटर चला। कितना निकल रहा है? कितना निकल रहा है? कितना परसेंटेज निकल रहा है बताओ? कितना काम कंप्लीट हुआ है? कितना काम कंप्लीट हुआ है? डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, कितना काम कंप्लीट हुआ है बताओ? कितना? 69.64%। तो यहां पे ये बोल रहा है कि 69.64% कंप्लीट हुआ है। 69.64%। आप लोगों को बहुत सारे रूल्स लिखवाए थे कि अगर 0 से 25% होगा तो नील होगा, अगर 25 से 50% होगा तो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। अगर 50 से भी ज्यादा है, 50 से ज्यादा है 90 से कम है, 50 से ज्यादा है 90 से कम है, तो आप स्लैब नंबर 3 यूज करोगे। स्लैब नंबर 3 यूज करोगे जिसका फॉर्मूला होता है 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो ये जो प्रॉफिट है ये 50% से ज्यादा है ना और 90% से कम है ना? 50% से ज्यादा और 90% से कम है ना, तो ये स्लैब नंबर 3 लगेगा इसमें, स्लैब नंबर 3 लगेगा इसमें, ठीक है? तो आइए फटाफट से, तो लिखिए सिंस, लिखिए सिंस, ऐसे ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, सिंस प्रॉफिट इज, सिंस प्रॉफिट इज मोर देन 50%, सिंस प्रॉफिट इज मोर देन 50%, प्रॉफिट 50% से ज्यादा है, इसीलिए वी विल टेक द फॉलोइंग अमाउंट, द फॉलोइंग अमाउंट, वी विल टेक द फॉलोइंग अमाउंट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है?
अब देखिए सर, ये 50% से ज्यादा है तो इसका फॉर्मूला क्या था सर? इसका फॉर्मूला था बेटा जी 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। यही था फॉर्मूला। सीआर मत लिख देना एग्जाम में, मार्क्स कटेंगे। कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड ऐसे लिखना, ठीक है? ओके जी, बताइए 2/3, ये बताइए नोशनल प्रॉफिट कितना? नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट है 2,82,000। ओके, ये बताइए कैश रिसीव्ड कितना है? कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में जाके देखो, कैश रिसीव्ड कितना है? 18 लाख। ओके, वर्क सर्टिफाइड कितना है? वर्क सर्टिफाइड 19,50,000। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको जल्दी, कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, आधा आधा टुकड़ा टुकड़ा में सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करना नहीं सिखाएंगे हम, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सॉल्व करना नहीं सिखाएंगे। सॉरी, अगर सॉल्व करना नहीं आता तो भाई कॉस्टिंग छोड़ दो, कॉस्टिंग तुम्हारे बस की नहीं है, फिर माफ करो भाई। इसको सॉल्व करना नहीं सिखाएंगे कि इसको कैलकुलेटर पर कैसे सॉल्व किया जाता है, नहीं, ये सब सिखाने नहीं आया हूं मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे बेसिक से एडवांस जरूर करवाने आया हूँ, लेकिन ये सब फालतू फालतू कैलकुलेशन सॉल्व करना नहीं आया। ठीक है, निकाल मंजीत कितना? 2/3 इंटू 2,82,000 आराम से निकलेगा यार। सबसे पहले इसको निकाल लो, ये जो निकलेगा सबसे पहले इसको कैलकुलेटर से निकालो, इसको कैलकुलेटर से सबसे पहले निकालो, इसका जो अमाउंट निकलेगा उसको इसके साथ इंटू कर दो, बात खत्म। भाई तोड़ तोड़ के कैलकुलेट करो, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, तुम्हारे पास अस्त्र है, आराम से कैलकुलेट करते हैं। 1,73,538 सही है। तुम्हारा क्या निकला? निकाल, सेम सेम निकलेगा तो सही समझेंगे। बोलो, वही है? अच्छा, तो 1,73,538 ये अमाउंट आपका निकलेगा। क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे वो निकाल सकते हो। तो 1,73,538 हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। चलिए आइए लिखिए, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग कितना ट्रांसफर करेंगे? 1,73,538। लिखिए यहां पे टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, यहां पे जो बचा उसको हम लोग प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, जो बचा उसको हम लोग प्रॉफिट रिजर्व में बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। ठीक है, ये बताइए कॉस्टिंग पीएल में कितना जाएगा? 1,73,538 है ना, 1,73,538। इसको कैलकुलेट कीजिए, 2,82,000, 2,82,000 निकालिए इसका बैलेंसिंग फिगर। ओके, निकालिए इसका बैलेंसिंग फिगर कितना निकलेगा? 1,08,462। ठीक है, तो 1,08,462 जो है इसका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ठीक है, तो बेसिकली यही था सम, इतना ही इतना ही रहता है सम, इतना ही रहता है और कुछ नहीं, इतना ही रहता है सम और कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ एक दो एडजस्टमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, वो कल के क्लास में देखेंगे। कल के क्लास में भाई एडवांस लेवल के सम्स करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लीजिए, ऑनर्स का क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप लोग अभी बोलोगे ना सर जनरल का क्वेश्चन करवा दिए, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, मैं ऑनर्स का भी क्वेश्चन करवाता हूं। आप लोग देख के बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग टफ है या इजी है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10, वही सब सारा चीज दिया हुआ है। देखो ऑनर्स का है, सीयू बीकॉम ऑनर्स 2005 के जमाने में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो आइए करते हैं इसको भी। जाओ पहले फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बनाइए पहले, फॉर्मेट आइए लिखिए यहां पे कॉन्ट्रैक्ट, लिखिए कॉन्ट्रैक्ट नंबर, अकाउंट फॉर द ईयर, अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इस तरीके से पहले लिखोगे आप। ठीक है,
यहां DRCR आराम से लिख देना, ठीक है। इसके बाद आप फॉर्मेट बनाओगे। फॉर्मेट आप अच्छे से बनाना, ठीक है। मैं गंदा तरीके से बना रहा हूं, लेकिन आप वैसा नहीं बनाना, आप एकदम अच्छे से बनाना, सुंदर तरीके से। और फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा बनना चाहिए, पूरा फुल पेज कवर करना चाहिए फॉर्मेट में। फॉर्मेट का नियम होना चाहिए कि पूरा का पूरा फुल पेज आप कवर कर रहे हो, ओके। तो फॉर्मेट बनाने में टाइम लग रहा है तो लगने तो कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा ना कहीं जाना है। आइए, एक कमेंट जरूर कर देना, मजा आ रहा है तो एक कमेंट जरूर कर देना। मजा आ रहा है दोस्तों तो एक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि कमेंट तो मैं डिजर्व करता हूं बेटा। इतना मेहनत करता हूं फिर भी आप कमेंट नहीं करते हो। आप कमेंट नहीं करोगे, पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर तो मैं लेक्चर बनाऊं कि ना बनाऊं, फिर कंफ्यूजन में हूं मैं, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, लिखते हैं। यहां पे लिखो पर्टिकुलर्स, सबसे पहले लिखो यहां पे पर्टिकुलर्स। उसके बाद क्या आएगा, अमाउंट। यहां पर भी पर्टिकुलर्स, यहां पर भी अमाउंट। मैंने क्या बोला कि जितना भी खर्चा है, जितना भी खर्चा है, जो भी खर्चा है, सबको डेबिट कर दो, सबको डेबिट कर दो। मटेरियल से रिलेटेड, ठीक है, मटेरियल से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जितना भी खर्चा है सबको डेबिट कर दो। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, देखिए, मटेरियल इशूड टू स्टोर्स। आएगा कि नहीं आएगा? जी बिल्कुल भैया आएगा। देखिए, टू मटेरियल इशूड टू, इशूड टू स्टोर्स, आएगा ना? कितना? 2,85,000, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद और क्या दिया हुआ है, इसके बाद बोला मटेरियल परचेस्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल परचेज किए, खर्चा हुआ ना, कहां लिखोगे? डेबिट में लिखोगे। टू मटेरियल परचेस्ड, टू मटेरियल परचेस्ड कितना हुआ बताइए? 91,000, ठीक है। आगे बताइए, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, ये नहीं लिखते हैं हम लोग। नॉर्मल लॉस को नहीं लिखते हैं, नॉर्मल लॉस को नहीं लिखते हैं, नॉर्मल लॉस को नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हम लोग। इसके बाद बोला है प्लांट इंस्टॉल्ड एट अ साइट। प्लांट अगर इंस्टॉल्ड होता है तो कहां पे लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। देखिए, टू प्लांट एट साइट, टू प्लांट एट साइट कितना है बताइए? कितना है, कितना है? बोलिए 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 बोलिए, जल्दी बोलिए। 1,76,000, 1,76,000, ठीक है। प्लांट इंस्टॉल्ड एट साइट अगर रहेगा तो बेटा उसको डेबिट साइड में लिखने का, और क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिखने का, बात खत्म। इसके बाद आगे आगे देखो, वेजेस पेड दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, इसको हम लोग कहां पे लिखेंगे? इसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। टू वेजेस पेड, जितना भी खर्चा है उसको हम लोग कहां लिखेंगे? डेबिट में। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस पेड कितना है बताओ? 4,62,000, 4,62,000। और डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 53,000। आगे ओवरहेड एक्सपेंस बोला है, ओवरहेड एक्सपेंस भी आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लिखो टू ओवरहेड एक्सपेंस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग शॉर्ट में मत लिखना, ठीक है। कितना है सर? 39,000। इसके बाद आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस अक्रूड, अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग। अक्रूड भी लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो टू डायरेक्ट एक्सपेंस अक्रूड, ऐसे ही लिख दो। टू डायरेक्ट एक्सपेंस अक्रूड। अक्रूड कहां पे आता है? अक्रूड एक्सपेंसेस कहां पे आता है? डेबिट में। और प्रीपेड दिया रहा तो कहां पे आता है? क्रेडिट में। प्रीपेड कहां पे आता है? क्रेडिट में। अक्रूड कहां आता है? डेबिट में। कितना है बताइए? 6,200, ठीक है। चलिए, अब और क्या करेंगे सर? अब और क्या करेंगे? अब जो जो चीज लॉस हुआ है तुम्हारा, लॉस, जो जो घाटा हुआ है, या मटेरियल का अगर मान लो यूज नहीं हुआ, उसको हम लोग कहां पे लिखते हैं? उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट विच कॉस्ट 9,600 एंड मटेरियल कॉस्टिंग 8,400 लॉस्ट। बोला कि प्लांट भी लॉस्ट हो गया और मटेरियल भी लॉस्ट हो गया, तो लिखिए वो कहां पे लिखते हैं सर? क्रेडिट साइड में लिखिए, बाय लॉस ऑफ मटेरियल, बाय लॉस ऑफ मटेरियल, इस तरीके से लिखिए। और इसको ट्रांसफर कहां करते हैं पता है तुमको? पीएल में, इसीलिए लिख देना पड़ता है ब्रैकेट में, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ठीक है। लॉस ऑफ मटेरियल कितना है? 8,400, ठीक है, ओके। इसके बाद लिखिए बाय लॉस ऑफ प्लांट, बाय लॉस ऑफ प्लांट,
इसको भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं पीएल में, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ये कितना है, प्लांट का लॉस कितना है, 9600, 9600। लेकिन सर प्लांट एट साइट का सीडी नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है प्लांट एट साइट का, तो क्या निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बिकॉज यहां तो दिया हुआ चार्ज डिप्रीशिएशन ऑन प्लांट एट द रेट ऑफ 10%। इसका मतलब प्लांट एट साइट का हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा, बिकॉज ओपनिंग तो दिया हुआ है लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। तो डिप्रीशिएशन को लेस करके हम लोग क्लोजिंग निकालेंगे ना, तो प्लांट एट साइट का हम लोग को क्लोजिंग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखिए बाय प्लांट एट साइट, प्लांट एट साइट का क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा, सीडी क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये वर्किंग नोट में करेंगे हम लोग, वर्किंग नोट नंबर 1 में करेंगे हम लोग, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 में करेंगे। ओके आइए, देखिए वर्किंग नोट पे चलिए, जल्दी आइए। देखिए वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, देखिए क्लोजिंग, क्लोजिंग प्लांट एट साइट कैसे निकालते हैं देख लीजिए आप लोग, आप देख लीजिए कैसे निकालते हैं, आपको बोल रहा हूं देख लीजिए आप कैसे निकालते हैं क्लोजिंग प्लांट एट साइट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ओपनिंग लेने का, ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग लेने का, ओपनिंग प्लांट एट साइट। ये बताइए ओपनिंग प्लांट एट साइट कितना था, ओपनिंग प्लांट एट साइट कितना था, ओपनिंग प्लांट एट साइट कितना था सर, 1,76,000, ठीक है। लेस कीजिए उससे प्लांट लॉस, कुछ प्लांट लॉस भी हो गया ना बेटा, कुछ लॉस्ट भी हो गया ना, प्लांट लॉस्ट कितना लॉस्ट हुआ, 9600, लेस करके निकालिए कितना, 1,76,000, 9600 लेस करो, 1,66,400 बचा। ये क्या है आपका रिमेनिंग प्लांट, ये आपका रिमेनिंग प्लांट है, ठीक है। इससे लेस कीजिएगा डेप्रीशिएशन, इससे लेस क्या कीजिएगा, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन को लेस करना पड़ता है बेटा, डेप्रीशिएशन को लेस करना पड़ता है द रेट ऑफ 10%, 1,66,040 हो जाएगा, है ना। बेटा जी ये जो अमाउंट है इसका डिप्रीशिएशन लेना है, इसका इसका ये जो अमाउंट निकला है रिमेनिंग प्लांट, इसका हम लोग को डिप्रीशिएशन लेना है, इसका। ओके बताइए कितना निकला, क्लोजिंग बैलेंस बताइए कितना निकला, 1,49,760, लेस कर दो ना, लेस कर दो, सीधा सा बात है। ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। चलिए वापस सब में आइए, लिखिए 1,49,760, 1,49,760। अब क्या निकलेगा बताइए, अब और क्या बाकी है, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। अब और अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग बैलेंसिंग फिगर वाला चीज निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर, बाई कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर मटेरियल का क्लोजिंग नहीं लिए, मटेरियल का क्लोजिंग अगर दिया रहेगा तब ना लेंगे, क्वेश्चन में दिया है क्या सर, तब प्लांट का क्लोजिंग के बारे में समझे कैसे आप, क्योंकि डिप्रीशिएशन वाला हिंट दिया होता, अगर डिप्रीशिएशन लेना है इसका मतलब डिप्रीशिएशन लेस करना है प्लांट से, उस हिंट से समझ गए कि प्लांट का क्लोजिंग निकलेगा, उस हिंट से हम लोग समझ गए प्लांट का क्लोजिंग निकलेगा, ठीक है। तो बाई कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बैलेंसिंग फिगर से हमारा निकल गया, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा, ये बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। ओके चलिए आइए कितना निकलेगा बताइए, बोलिए जी बोलिए कितना निकलेगा, चुप मत रहिए, चुप मत रहिए, जल्दी जल्दी बोलिए। 9,44,440, ठीक है, सही है, सही है, सही। ओके अब टोटल बता, टोटल 11,12,000, 11,12,000 इसका टोटल है, ठीक है। अच्छा ये जो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकला है इसको तो ट्रांसफर करना पड़ेगा बेटा, ये तो सीडी है, सीडी बाई कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी। तो आइए फटाफट से इसको ट्रांसफर कीजिए टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी। ये बताइए ये कितना है, 9,44,440, ठीक है, 9,44,440। अब यहां पे लिखिए बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस बताइए, वर्क सर्टिफाइड का बताइए, वर्क सर्टिफाइड का, वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो नहीं लेने का, वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है तो सिर्फ वर्क सर्टिफाइड ही लेंगे। बताइए कितना है,
9,70,000। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग इस वाले स्टेज में, अब हम लोग सेकंड वाले स्टेज में क्या निकालते हैं? नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर में। तो ठीक है, निकाल लेंगे। 9,70,000, 9,70,000, और बैलेंसिंग फिगर में क्या निकलेगा सर? बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा नोशनल प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर में क्या निकलेगा? नोशनल प्रॉफिट निकलेगा सर। निकालिए फटाफट से। कितना? 25,560। यही बोला ना? सही बोल रहे हैं ना? निकालिए। ओके। तो नोशनल नोशनल प्रॉफिट जो है ये कितना निकला? 25,560। अब यहां पे लिखिए बाय नोशनल प्रॉफिट, बाय नोशनल प्रॉफिट बीडी 25,560। इसको अब ट्रांसफर कीजिए, इसको आप क्या कीजिए? ट्रांसफर कीजिए। अब क्या करना पड़ेगा सर? अब कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा। देखिए, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, इसका हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 में निकालेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 में आइए तो फटाफट से। वर्किंग नोट नंबर 2 में आइए आप जल्दी। वर्किंग नोट नंबर 2 में आइए। लिखिए डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीटेड। वर्किंग नोट नंबर 2, सबसे पहले लिखिए डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीटेड। कितना काम कंप्लीट हुआ है? सबसे पहले क्या निकालते हैं? डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीटेड। कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है? वर्क कंप्लीटेड। तो ये कैसे निकलेगा सर? इसका निकालने का फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। ये बताइए वर्क सर्टिफाइड कितना है? वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड कितना है? 9,70,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है सर? 12 लाख। 12 लाख इनटू 100 कीजिए, कितना निकलेगा बताइए? कितना निकलेगा बताइए? जल्दी 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 बोलिए, जल्दी बोलिए, कितना निकलेगा? 80.83%। 80.83%। यानी सर ये 50% से ज्यादा है। 50% से ज्यादा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए? प्रॉफिट कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 50% से ज्यादा यानी ये थर्ड स्लैब में आता है। थर्ड वाला स्लैब में जो लिखवाए थे ना रूल, उसका थर्ड वाला स्लैब में आता है। थर्ड वाला स्लैब में। तो लिखिए प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसिप्ट बाई वर्क सर्टिफाइड। यही फॉर्मूला है ना? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसिप्ट बाई वर्क सर्टिफाइड। 2/3। नोशनल प्रॉफिट कितना है बताइए? जाओ सम्स में देखो, सम्स में एक बार देखो नोशनल प्रॉफिट कितना निकला है। कितना? 25,560। 25,560। कैश रिसिप्ट कितना है? अच्छा ये बोला नहीं हुआ है कैश रिसिप्ट। देखो यहां पे बोला है द कॉन्ट्रैक्टी पेइंग 90%, 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क डन। तो कॉन्ट्रैक्टी जो है वो हमें 90% पे किया, यानी कि रिटेंशन मनी कितना है? रिटेंशन मनी है भैया 10%। रिटेंशन मनी है कितना? 10। रिटेंशन मनी कितना है? 10%। मतलब भैया हम लोगों को 90% पे किया है। मतलब कैश रिसीव्ड कितना? 90% आउट ऑफ 100%। वर्क सर्टिफाइड 100% है। सुनिए, वर्क सर्टिफाइड आपका 100% है। आपने काम 100% किया है लेकिन आपको मिला है 90%। तो कैश रिसिप्ट कितना? 90%। अगर परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है तो परसेंटेज के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है ना बेटा, तो परसेंटेज के फॉर्म में लिखना आप। यहां पे बोला हुआ है कैश रिसिप्ट जो है वो 90% आपने रिसीव किया है आउट ऑफ 100%। आउट ऑफ 100% आपने काम किया 100%, उसका आपने 90% रिसीव किया कैश। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। 2/3 इंटू 25560 इंटू 90/100। सॉल्व करो भाई मंजीत, जल्दी जल्दी ये सम करके छोटी 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 छोटी। कितना? 15336। पक्का? 15336। ओके चलिए आइए, 15336 आ गया। ठीक है चलिए
लिखिए यहाँ पे 15336। इसके बाद लिखिए टू प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट, टू प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट। प्रॉफिट रिजर्व में कितना आएगा बताओ, जल्दी बोलो। कितना आएगा प्रॉफिट रिजर्व में? ये बैलेंसिंग फिगर जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है ये। निकालो 25,560, 25,560 और 25,560 से ये 15,336 को घटा दो, कितना निकलेगा? बोल नहीं पा रहे हो तुम इतना। सो यहां पे आएगा 10,224, ठीक है। तो प्रॉफिट रिजर्व में कितना आएगा? 10,224, 10,224 आ जाएगा। बस यही है फाइनल आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर देख के बड़ा मजा आया है, अगर आपको ये लेक्चर देख के बहुत आनंद आया है, तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। सुनिए, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। आप इस लेक्चर को देख के अगर मजा आया है दोस्तों, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। कल वापस एक नया वाला पार्ट आएगा, कल पार्ट बी आएगा। इसका पार्ट बी में बहुत ही एडवांस एडवांस सम्स करवाने वाला हूं मैं इसका, ठीक है। आप पार्ट ए को देख लीजिएगा फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और पार्ट बी में बेटा एडवांस सम्स करवाने वाला हूं, एडवांस सम भाई, टफ टफ सम्स करवाने वाला हूं कल मैं, ठीक है। तो आना मत भूलना, वही सेम टाइम, वही सेम टाइम एडवांस सम कल होगा, एडवांस सम। और एक बार कमेंट कर दो, एक बार लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो। आप अगर कमेंट नहीं करोगे बेटा, तो मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि ये जो लेक्चर्स है, ये लेक्चर्स मैं अगर नहीं भी अपलोड करूंगा फिर भी आपका काम चल जाएगा। मैं ये एज्यूम कर लूंगा। अगर यूजफुल लग रहा है, अगर बेनिफिट लग रहा है, तो प्लीज एक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा ईजी हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।